एक्स-रे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड। एक्स-रे जो है वो, एक्स-रे की जो बीम है वो कैसे डिफ्लेक्ट हो सकती है वो आपसे पूछा गया है। बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें उससे डिफ्लेक्ट कर सकता है? भाई ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड एक्सरे की बीम को डिफ्लेक्ट कर सकता है? तो आराम समझो, एक्सरे है क्या? एक्सरे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे बेसिकली है क्या? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो कोई बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ प्रोटॉन्स, कुछ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो। इलेक्ट्रो सिंपली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है, सिंपली एक्सरे फोटॉन्स हैं, ठीक। तो ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे, ना वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे। तो आंसर बनेगा नीदर बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाई ए मैग्नेटिक फील्ड। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। कंसिडर ए फोटोन ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे कमिंग फ्रॉम ए कूलिश ट्यूब। ठीक, कूलिश ट्यूब में होता क्या है, एक मेटल टारगेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को एसलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को एसलेट कराते हैं किसी पोटेंशियल से, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब मेटल टारगेट पे जाके हिट करते हैं तो रिटार्ड होते हैं। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट कर देते हैं। चांसेस इस बात के भी होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है वो एक ही स्ट्राइक में अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दे और वो किस में कन्वर्ट कर दे, एक्सरे में। या फिर मल्टीपल स्ट्राइक्स में, मल्टीपल रिटार्डेशंस में वो मल्टीपल एक्सरेज प्रोड्यूस करें। तो ये जो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज होती हैं वो इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं वो नॉकआउट से होती है, मतलब इसमें जो टारगेट मटेरियल का कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है, ढंग से समझना है, मान लिया टारगेट मेटल का न्यूक्लियस है और उसके आउटर शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन आया आपका, अगर वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके ले जाए बाहर, यानी वहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाए, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे आते हैं तो एक रेडिएशन एमिट करते हैं। तो जब इस तरह की एक्सरेज जो होती है इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये आती हैं एटॉमिक ट्रांजिशन से, टारगेट के एटॉमिक ट्रांजिशन से। जबकि कॉन्टिन्यूस एक्सरेज जो होती हैं वो जो इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। तो इसमें तो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो आंसर बनेगा आपका ए पार्ट, बाई द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए जो फोटोन प्रोड्यूस होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? उसके लिए एनर्जी आती है एटॉमिक ट्रांजिशन से। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द ट्यूब इज डबल्ड, ट्यूब के अक्रॉस, जो कूलिश ट्यूब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया वो डबल कर दिया गया। एंड द सेपरेशन बिटवीन द फिलामेंट एंड द टारगेट इज ऑल्सो डबल्ड, फिलामेंट और टारगेट के बीच का सेपरेशन भी डबल कर दिया गया। तो कट ऑफ वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो ढंग से समझना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है तो इलेक्ट्रॉन जो एसलेट करेगा डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से, उसके पास एनर्जी कितनी आती है, ई टाइम्स डेल्टा वी। और जब वो हिट करेगा तो पूरी की पूरी एनर्जी एक ही स्ट्राइक में एक्सरे में अगर 100% कन्वर्ट कर दे तो आंसर बनेगा एच सी बाई लैम्डा। और वो लैम्डा मिनिमम होगी, उससे कम लैम्डा आपको एक्सरेज में नहीं मिलेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी एक स्ट्राइक में 100% एक्सरे में अगर कन्वर्ट कर दे तो वहाँ से जो लैम्डा आएगी वो मिनिमम वेवलेंथ होगी, उससे कम वेवलेंथ की एक्सरे आपको नहीं मिलेगी। तो लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा, तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा आपका एच सी अपॉन ई डेल्टा वी। अभी जो कट ऑफ वेवलेंथ है ये इस बात पर डिपेंड कर रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि उनके बीच का सेपरेशन कितना है। समझ में आ रहा है? फिलामेंट और मेटल टारगेट के बीच का ये जो सेपरेट, ये फिलामेंट है, ये मेटल का टारगेट है। तो मेटल टारगेट और फिलामेंट के बीच के सेपरेशन से फ़र्क नहीं है, सिर्फ मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया आपने। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया है तो कट ऑफ वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट विल बी हाफ। इफ द करंट इन द सर्किट फॉर हीटिंग द फिलामेंट इज इंक्रीज्ड, फिलामेंट हीट करने के लिए जो करंट है वो बढ़ा दिया, इसका मतलब फिलामेंट की हीटिंग ज़्यादा होगी। फिलामेंट के अंदर से जो थर्मो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे
थर्मल इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो ज़्यादा निकलेंगे, ठीक। लेकिन क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना है, ठीक है। आराम समझना, सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि ये तो फिलामेंट होता है, तो एक बैटरी तो फिलामेंट की बैटरी होती है, क्लियर। ये फिलामेंट हीट करता है किसी प्लेट को और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को एसलेट करने के लिए हमने एक बैटरी लगाई होती है, ये एसलेटिंग बैटरी होती है, टारगेट और फिलामेंट के प्लेट के बीच में लगाई होती है, ये मेटल टारगेट है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें हीटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, यानी इसमें करंट कितनी ज़्यादा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से जाके हिट करेंगे, कितनी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हिट करेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये एसलेटिंग पोटेंशियल कितना है। तो आपने सिर्फ करंट बढ़ाई है, करंट बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, सिर्फ उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बढ़ेगी, जिस काइनेटिक एनर्जी से हिट करेंगे जाके वो कितनी रहेगी, वो स्टिल ई इंटू डेल्टा वी रहेगी, क्योंकि डेल्टा वी में कोई चेंज नहीं है। और यही काइनेटिक एनर्जी जब एक ही स्ट्राइक में पूरी की पूरी एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कट ऑफ वेवलेंथ होती है एच सी बाई लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम में कोई फर्क पड़ रहा है, तो लैम्डा मिनिमम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कहाँ पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जो एक्सरेज निकलेंगी उनकी कट ऑफ वेवलेंथ तो वही रहेगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एक्सरेज अब ज़्यादा निकलेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हिट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक। कट ऑफ वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल रिमेन अनचेंज्ड, सी पार्ट। Mosley's law for characteristic X-rays under root of frequency is equal to A times Z minus B। A आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और जो B है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ए और बी ये दोनों ही जो होते हैं वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते हैं। मटेरियल का तो Z आ ही गया ना, जो भी मटेरियल होगा उसके हिसाब से Z यहाँ पुट कर देंगे अलग अलग। तो ए और बी जो होते हैं वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये जो एक्सरे है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ये के अल्फ़ा है कि के बीटा है कि एल अल्फ़ा है कि एल बीटा है, उस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि कौन से एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी स्टेट में आ रहा है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि मटेरियल के करस्पॉन्डिंग जेड यहाँ अलग से लिखा हुआ है। इसमें तो सिंपली ये पूछ रहे हैं कि मटेरियल पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं, तो दोनों ही मटेरियल से इंडिपेंडेंट होते हैं, बोथ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। ए पार्ट, frequencies of k alpha x-rays of different materials are measured. Which one of the graph is in figure may represent the relation between frequency and the atomic number z। तो रिलेशन होता क्या, मॉसलेस लॉ है वो कहता है अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है वो a टाइम्स z माइनस बी के बराबर होता है। अगर आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स जेड माइनस बी का स्क्वायर। तो ये जो शेप आ रही है इसमें फ्रिक्वेंसी का टर्म तो लीनियर है और जेड का टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक आ रहा है। इसका मतलब ये जो शेप होगी वो पैराबोला होगी, और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बनेगा वो ए स्क्वायर बनेगा जो कि पॉजिटिव है। तो इसमें आंसर बनेगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट, क्योंकि यही अकेला है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये किस पॉइंट से पास करेगा, ये पास करेगा z इज इक्वल टू बी से, क्योंकि जब z b के बराबर होगा तब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जीरो, तो वो जीरो हो रही है, ठीक। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। द एक्सरे बीम कमिंग फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब, एक्सरे बीम जो आ रही है एक्सरे ट्यूब से उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी है। इस मोनोक्रोमेटिक, क्या उसमें एक ही वेवलेंथ होती है, नहीं, उसमें एक मिनिमम वेवलेंथ से बड़ी सारी वेवलेंथ होती हैं, तो ये गलत है ये पार्ट। हैज़ ऑल वेवलेंथ स्मॉलर देन ए सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ, जी नहीं, हैज़ ऑल वेवलेंथ ग्रेटर देन ए सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ। एक मिनिमम वेवलेंथ होती है जिसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, और उस मिनिमम वेवलेंथ से बड़ी सारी वेवलेंथ उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो आंसर आपका बनेगा सी पार्ट, हैज़ ऑल वेवलेंथ्स ग्रेटर देन ए सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ। और ये मिनिमम वेवलेंथ क्या होती है, ये वो होती है जब इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी एक ही स्ट्रोक में एक्सरे में कन्वर्ट कर दे, तब जो उस एक्सरे की वेवलेंथ आती है वो क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो उस मिनिमम वेवलेंथ से बड़ी सारी वेवलेंथ पॉसिबल होती हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज एब्सेंट एंड रेस्ट आर प्रेजेंट इन एक्सरेज कमिंग फ्रॉम ए कूलिश ट्यूब। ये चार वेवलेंथ दी हैं, इस चार में से कोई एक एब्सेंट है, बाकी सारी प्रेजेंट है। अब आप ढंग से सोचो,
अगर मान लिया 100 एब्सेंट है, यानी 100 पिकोमीटर जो है वो कट ऑफ वेवलेंथ से भी छोटी है, तो ये तो बाकी और भी छोटी हो गई, तो ये सारी एब्सेंट हो जाएंगी। इसको ढंग से समझना। मान लिया इस तरह का ग्राफ है वेवलेंथ और इंटेंसिटी में, तो ये मिनिमम वेवलेंथ होती है, ठीक। और इधर वाली सारी वेवलेंथ एब्सेंट होती हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 100 एब्सेंट है, ये वाली एब्सेंट है, यानी 100 यहाँ लाई कर रही है, तो 100 एब्सेंट है तो 75 भी एब्सेंट होगी, 50 भी एब्सेंट होगी, 25 भी एब्सेंट होगी, क्योंकि वो सारी कम है। तो आंसर इसका क्या बनेगा 25। कि अगर 25 एब्सेंट है तो 25 एब्सेंट है तो 25 और उससे छोटी सारी एब्सेंट होंगी, 25 से बड़ी एब्सेंट हो भी सकती है, नहीं भी एब्सेंट हो सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें 25, ठीक है। 25 अगर एब्सेंट है तो ये हो सकता है कि बाकी सारी क्या हो, प्रेजेंट हो। लेकिन अगर 100 एब्सेंट है तो बाकी पक्का एब्सेंट होंगे। अगर मान लिया 50 एब्सेंट हुई, ये नहीं हुई, 50 एब्सेंट है, तो ये वाली तो चांसेस हैं कि प्रेजेंट हों, लेकिन 25 वाली तो पक्का एब्सेंट होगी, क्योंकि जो एक एब्सेंट है उससे अब मिनिमम उससे कम वाली सारी क्या होती हैं, उससे छोटी सारी वेवलेंथ क्या होंगी, आगे की तरफ वाली सारी वेवलेंथ क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। अगर 75 मान लिया एब्सेंट है तो इससे ये पक्का है कि 50 भी एब्सेंट होगी और 25 भी एब्सेंट होगी। 100 एब्सेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो कौन सी वेव एक एब्सेंट करनी है, बाकी सारी प्रेजेंट करनी है, तो कौन सी एब्सेंट करेंगे हम, 25 पिकोमीटर। Figure shows the intensity wavelength relation of X-rays coming from two different Coolidge tubes. Solid curve represent the relation of tube A. ये solid curve है, ये है tube A का, ठीक। In which potential difference between the target and filament is V है, potential difference V है और atomic number Z है। और दूसरा वाला डेफिनेटली B का होगा, तो ये A का है, ये वाला किसका है, ये B का है। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी है और एटॉमिक नंबर जेड भी है, तो इनको कंपेयर कराएं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मिनिमम जो वेवलेंथ है वो ए की कम है, यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो होती है एच सी अपॉन ई डेल्टा वी। तो जिसका एसिलेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी, ए की वेवलेंथ कम है, इसका मतलब ए का एसिलेटिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि वी ए जो है वो वी वी से ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, ये जो के अल्फा वेवलेंथ है वो बी की कम है, तो के अल्फा वेवलेंथ के बारे में अगर बनाए हम तो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। इसका स्क्वायर कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी का स्क्वायर। अब बाकी सब के अल्फा है, ए और बी तो सब कांस्टेंट ही होंगे। अब यहाँ से साफ पता लग रहा है के अल्फा की वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसका जेड ज़्यादा होगा। अब के अल्फा वेवलेंथ कम किसकी है, बी की कम है, इसका मतलब बी का जो जेड है वो ज़्यादा होगा। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई जेड ऑफ बी इज ग्रेटर देन जेड ऑफ ए। तो क्या आंसर बनेगा आपका, आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। क्लियर। 50% of the X-ray coming from a Coolidge tube is able to pass through 0.1 mm thick aluminium foil। पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में कह रहे हैं वो कि किसी कॉलेज ट्यूब से जो एक्सरेज आ रही हैं उसमें 50% जो है वो 0.1 mm थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक। अब कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड द फिलामेंट इज इंक्रीज। टारगेट और फिलामेंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कूलिज ट्यूब के अंदर बढ़ा दिया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो एक्सरेज निकल रही हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। तो अब पहले अगर 50% एक्सरेज क्रॉस कर पाती थी तो अब 50% से ज़्यादा एक्सरेज उसी एल्यूमिनियम फॉइल को क्रॉस कर जाएंगे, सेम फॉइल को। तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। 50% of the X-ray coming from a Coolidge tube is able to pass through 0.1 mm thick aluminium foil। 50% एक्सरे जो हैं वो कॉलिज ट्यूब से जो आ रही हैं 50, उसका 50% जो है वो 0.1 mm थिक एल्यूमिनियम फॉइल को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया उन्होंने, तो डेफिनेटली अब हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी।
अब पूछ रहे हैं थिकनेस बताओ जो अभी भी सिर्फ 50% को ही क्रॉस होने दे। तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई है, उन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो जब वो हिट करेंगे तो हाई एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। और अभी आप चाहते हो कि 50% ही क्रॉस हो, तो अब आपको एल्यूमिनियम फॉयल की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरेज की एनर्जी बढ़ गई है तो एल्यूमिनियम फॉयल की थिकनेस भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो अब जो थिकनेस होगी वो 0.1 mm से ज़्यादा होगी। सो अगेन आंसर इज डी पार्ट। X-ray from a coolest tube is incident on a thin aluminum foil. The intensity of X-ray transmitted by the foil is found to be I naught. जो ट्रांसमिट हो रही है इंटेंसिटी एक्सरेज की, फॉइल ने जो ट्रांसमिट किया वो आई नॉट है। अब कह रहे थे हीटिंग करंट इज इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हीटिंग करंट बढ़ा के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्सरेज की एनर्जी बढ़ेगी, ना ना ना, एक्सरेज की टोटल इंटेंसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, नंबर ऑफ एक्सरेज जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन एक्सरेज की जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था, ठीक, लेकिन ज़्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। तो कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज ट्रांसमिटेड बाय द फॉइल, तो फॉइल भी अब ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा। पहले अगर आई नॉट पहले कुछ आ रही होंगी, मान लिया 100 एक्सरे फोटोन आ रहे थे, और मान लिया इसने 70 ट्रांसमिट कर दिया, यानी 70% ट्रांसमिशन है। तो अगर अब 200 एक्सरेज फोटोन आएंगे तो अभी कितना फुट करेगा ये, 140 फोटॉन्स को ट्रांसमिट करेगा। तो जो ट्रांसमिटेड एक्सरे की इंटेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि इंसिडेंट एक्सरे की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। Visible light passes through a circular hole, forms a diffraction disk of 0.1 millimeter on the screen. If X-rays pass through the same setup, the radius of diffraction disk आपसे पूछ रही है। तो आप सबसे पहले आप ये बताओ कि एक्सरे की वेवलेंथ ज़्यादा होती है कि विजिबल की। ऑब्वियसली विजिबल की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एक्सरे की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है। तो जो वेवलेंथ है एक्सरेज की वो काफ़ी कम है किससे, विजिबल से। तो ऐसा हो सकता है कि जिस अपर्चर से, जिस सर्कुलर होल से विजिबल लाइट पास कर रही है और डिफ्रैक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, लाइट रे की बेंडिंग हो रही है, उसी सर्कुलर होल से जब एक्सरेज पास करें तो उनका डिफ्रैक्शन इफेक्ट हो ही ना, या हो तो बहुत कम हो, क्योंकि डिफ्रैक्शन इफेक्ट के लिए जो भी अपर्चर है उसका साइज और वेवलेंथ का साइज सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक। और एक्सरे की वेवलेंथ बहुत कम होती है तो उसके लिए जो होल चाहिए, अपर्चर चाहिए, वो बहुत ही छोटा चाहिए। और अगर आप उसी अपर्चर से एक्सरे को पास कराओगे तो डिफ्रैक्शन बहुत कम होगा, यानी जो भी डिफ्रैक्शन डिस्क बनेगी, डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो जो भी डिफ्रैक्शन डिस्क बनेगी उसका जो भी रेडियस होगा वो ऑब्वियसली विजिबल लाइट की डिस्क के रेडियस से कम ही होगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट।